हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी ट्यूटोरियल्स। और ये हमारे चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट नंबर 2 है। तो इस पार्ट में हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे और मास या फिर इनर्शिया के बारे में भी जान लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पार्ट। तो यहाँ पे पहले तो हमें सीखना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसका जो स्टडी है वो बहुत पहले गैलीलियो ने स्टार्ट किया था। अब गैलीलियो ने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, तो उन्होंने ऐसा एक प्लैंक ले लिया, तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड प्लैंक ले लिया और उस पे से बॉल को रोल कर दिया। अब उन्हें पता चला कि जब बॉल डाउनवर्ड्स रोल होता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। इसके अपोजिट किया उन्होंने, क्या किया, कुछ इस तरह का प्लैंक लगा दिया और यहाँ पे बॉल ऊपर की तरफ रोल करवाने की कोशिश की। तो उनको पता चला जब भी बॉल ऊपर की तरफ जाता है उसकी स्पीड कम होते जाती है। तो उन्होंने उससे ये बेसिक कंक्लूजन निकाला, नीचे जाते हुए स्पीड बढ़ती है, ऊपर जाते हुए स्पीड डिक्रीज होती है। बेसिक कंक्लूजन क्या निकल सकता है कि अगर हम स्ट्रेट रखेंगे तो क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो उन्होंने ये भी एक्सपेरिमेंट करके देखा कि प्लैंक पे, एक प्लेन प्लैंक पे यहाँ पे एक बॉल को रोल कर दिया और वो थोड़ी देर बाद जाके रुक गया। तो ये जो भी उनको कंक्लूजन मिला, जो ऑब्जर्वेशन से पता चला, वो थ्योरेटिकल कंक्लूजन्स को थोड़ा अपोज कर रहा था। तो उन्होंने कहा यहाँ पे कुछ तो भी कम ज्यादा या कुछ तो भी फॉल्ट है। तो इसको आगे लेके जाने के लिए उन्होंने क्या किया, तो ये जो अपवर्ड्स प्लैंक था ना, उसका एंगल धीरे धीरे कम करते गए। तो क्या किया उन्होंने, यहाँ से बॉल को रोल किया और इस बार अब की बार यहाँ पे एंगल थोड़ा सा कम कर दिया। उन्हें पता चला कि एंगल चाहे आप कितना भी कम या ज्यादा कर दो, बॉल जो हाइट अचीव कर रहा है, मान लो हमने इनिशियली उसको 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है, सेम स्पीड से फेंका है, तो सेम स्पीड से फेंकने के बाद बॉल जिस हाइट पे जा रहा है वो हर बार सेम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लैंक। प्लैंक कितना भी इंक्लाइंड हो, हाइट अचीव्ड, फाइनल हाइट अचीव्ड क्या दिखाई दे रही थी, नियर अबाउट सेम दिखाई दे रही थी। पर उनको वो जो हाइट मिल रही थी वो इनिशियल जो भी उनको दिख रही थे, मतलब इनिशियली जिस भी हाइट से उन्होंने ड्रॉप किया था उस हाइट से कम मिल रही थी। मतलब पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट आप ऐसे समझ सकते हो, 2 प्लैंक ले लिए, पहले पे से इस हाइट पे से बॉल को रोल करवाया। अब जैसे जैसे नीचे आए उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ते जाएगी। और फिर इसके बिल्कुल बाजू में दूसरा प्लैंक लगा दिया। तो एक्सपेक्टेड क्या है, इतनी हाइट से गिरा तो सेम हाइट पे आना चाहिए, पर वो सेम हाइट पे नहीं आ रहा था, उसकी हाइट थोड़ी सी कम मिल रही थी। अब ये भी ऑब्जर्वेशन जो है उनके थ्योरेटिकल चीजों से अपोज कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, प्लैंक की जगह कोई स्मूथ सरफेस लगा दिया। तो उन्हें पता चला कि जब सरफेसेस स्मूथ होते हैं तो इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट नियर अबाउट सेम आते हैं। तो फिर उनका एक कंक्लूजन पक्का हो गया कि अगर आप किसी चीज को रोल करवा दो तो वो क्या होगी, हमेशा के लिए चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक बाहर से फोर्स ना लगे। तो जब डाउनवर्ड्स आ रही थी तब कौन सा फोर्स लग रहा था, तो डाउनवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स उसको सपोर्ट कर रहा था, इसकी वजह से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। जब अपवर्ड जा रहा तब क्या हो रहा था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा था, अपोज कर रहा था, इसलिए वेलोसिटी कम हो रही थी। पर इस केस में कौन सा फोर्स लग रहा है, तो फिर उन्होंने कंक्लूजन निकाला कोई एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट रुक जा रहा है। और उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो जब भी आप बॉल को रोल करते हो तो उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, जिस फोर्स की वजह से वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसी जगह पे एक्सपेरिमेंट करोगे जहां पे फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि मान लो आप स्पेस में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने एक चीज को रोल कर दिया या थ्रो कर दिया, तो वो क्या होगी, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए चलता रहेगा और कभी भी नहीं रुकेगा। यही ऑब्जर्वेशन हमें प्लैनेट्स या कॉमेट्स के बारे में दिखते हैं। जैसे प्लैनेट अगर सन को रिवॉल्व कर रहा है या चल रहा है तो वो कभी भी रुकता नहीं है, हमेशा के लिए चलते रहता है। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स की टेंडेंसी है। तो इसको उन्होंने क्या किया, क्या कहा कि ये स्टेट ऑफ मोशन है, जो कि ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है। एक चलता हुआ ऑब्जेक्ट हमेशा चलते रहने की कोशिश करता है, वैसे ही एक रुका हुआ ऑब्जेक्ट हमेशा रुके रहने की कोशिश करता है। तो उसी को आगे जाके न्यूटन ने स्टडी किया और उसको लॉज के फॉर्मेट में बताया। तो न्यूटन ने किस तरह से इसके लॉज बताए, तो यहाँ पे आप पहला बता सकते हो, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय फोर्स। क्या बोल रहा है वो, अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुका रहने की कोशिश करेगा, और चल रहा है तो हमेशा चलते रहने की कोशिश करेगा, या फिर हमेशा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक बाहर से कोई आके एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। और इसी को न्यूटन ने कहा कि ये ही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि चलते हुआ ऑब्जेक्ट हमेशा चलता रहेगा, रुका हुआ ऑब्जेक्ट हमेशा रुका रहेगा।
कब तक ऐसा होगा? जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए तब तक। तो इसी को उसने कहा कि यही है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं? इनर्शिया। तो इनर्शिया के बारे में भी उसने डेफिनेशन बताई थी न्यूटन ने, उस डेफिनेशन को भी अब पढ़ लेते हैं। पर उससे पहले हम पढ़ लेते कि ये फर्स्ट लॉ किस तरह से हमें डे टू डे लाइफ में थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस में आता है। वैसे बॉल रोल करने पे तो एक्सपीरियंस में नहीं आता क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? भले ही आपने तो थ्रो कर दिया, उसको छोड़ दिया, पर जमीन जो है फर्श उस पे फोर्स लगाती है जिसको हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, उसकी वजह से बॉल रुक जाता है। पर डे टू डे लाइफ में अलग अलग एग्जांपल्स है। जैसे ब्रेक अप्लाई करने के बाद मान लो आप गाड़ी से जा रहे हो, अच्छी खासी स्पीड है आपकी, 60 की स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हो। अब आपकी बॉडी को स्पीड कितनी है? तो 60 की स्पीड है। उसकी टेंडेंसी क्या है? तो 60 की स्पीड से आगे चलते रहने की टेंडेंसी है। अब जैसे आप गाड़ी के ब्रेक लगा दोगे क्या होगा? तो आप कुछ इस तरह से फॉरवर्ड झुकोगे। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके बॉडी को टेंडेंसी क्या थी? आगे चलते रहने की टेंडेंसी थी, इसलिए ये वाला पार्ट आगे जाने की कोशिश किया। पर पैरों की तरफ से क्या होगा? गाड़ी रुक गई तो पैर के साइड वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। वो किस वजह से रुका? वो क्यों आगे नहीं गया? तो उसको भी आगे जाने की टेंडेंसी थी और वो फ्रिक्शन की वजह से रुक गया। तो ये हमें इस तरह से इस एग्जाम्पल से पता चलता है। वैसे ही आप इसका उल्टा भी कर सकते हो। अगर आपने एक्सेलरेट किया तो क्या होगा? मान लो इनिशियली आपकी गाड़ी रुकी हुई है, आपने क्या किया? गाड़ी को एक्सेलरेट किया। अब आपकी बॉडी को कैसी टेंडेंसी थी? रुके रहने की टेंडेंसी थी। जैसे ही एक्सेलरेट करोगे पैरों की तरफ का पार्ट क्या होगा? फ्रिक्शन की वजह से आगे खींचा चला जाएगा। पर ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो वहीं पे रहने की कोशिश करेगा। इसलिए जब आप एक्सेलरेट करते हो तो आप पीछे की तरफ खिंचाव महसूस करते हो। ये किस वजह से है? तो इसको आप कह सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या इनर्शिया की वजह से ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तीसरा एग्जांपल आप करके देख सकते हो, कार्ड एंड ग्लास का एग्जांपल है। तो क्या करो, आप यहाँ पे एक ग्लास ले लो और उस पे एक कार्ड रख दो और उस कार्ड पे एक छोटा सा कॉइन रख दो। अगर आप उस कार्ड को झटके से तेजी से आगे बढ़ाओगे तो आपको पता चलेगा वो कॉइन जो है ना वो वही ग्लास के अंदर गिर जाएगा। क्यों? क्या उसको इनिशियल वेलोसिटी थी क्या कॉइन को? नहीं, कॉइन को इनिशियली वेलोसिटी नहीं थी, रेस्ट पे था, तो वो वही रहने की कोशिश करेगा। जबकि आपका कार्ड तो आगे चले गया और वो कॉइन वही रह गया। अब उस पर कुछ और दिखाई दे रहा है, वेलोसिटी आ रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। पर आगे की डायरेक्शन में क्या आपका कॉइन जाएगा क्या? नहीं, आगे की डायरेक्शन में आपका कॉइन बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है। तो न्यूटन ने कहा ये सारी जो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट को आ रही है इसी को हम दूसरा नाम देते हैं, उसको उसने क्या कहा? इनर्शिया। तो इनर्शिया की भी डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ लेते हैं और उसको अच्छे से हम समझ लेते हैं। इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो इसको हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। देखो उसने क्या कहा, ये जो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है रुके रहने की या चल रहा है तो चलते रहने की, उसी को हम क्या कह रहे हैं? इनर्शिया भी कह रहे हैं। पर अब इनर्शिया ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो छोटा सा ऑब्जेक्ट है और आपने अपनी पूरी ताकत से फोर्स लगाया, अब क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस जो है वो आपको क्या होगा? कम महसूस होगा, वो ज्यादा रेजिस्ट नहीं करेगा, इसलिए उसकी स्पीड भी तेजी से बढ़ जाएगी। छोटा सा ऑब्जेक्ट था, तेजी से बढ़ जाएगा। मान लो आपने काफी बड़ा ऑब्जेक्ट ले लिया, पहले छोटा ऑब्जेक्ट लिया था, उसके कंपैरिजन में बड़ा ऑब्जेक्ट लिया, अब पूरी ताकत लगा दी आपने। अब आपको क्या दिखेगा कि वो ऑब्जेक्ट ज्यादा रेजिस्ट करेगा, आपको अपोजिंग फोर्स काफी ज्यादा लगाएगा और उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो आपको दोनों केस में डिफरेंस क्या दिखा? आपने फोर्स तो अपना पूरी ताकत ही लगाई थी, पर दोनों केस में क्या डिफरेंस है? छोटा ऑब्जेक्ट रहा तो वेलोसिटी ज्यादा आती है और बड़ा ऑब्जेक्ट रहा तो वेलोसिटी कम आती है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो इसकी वजह है उसका मास। तो अभी नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हम जो भी गिनते हैं वो वेट के टर्म्स में गिना जाता है। जैसे आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हो और क्या गिनते हो? खुद का वेट। जैसे मैं अपना वेट बता दूं, मेरा वेट है 63 kg। अब बोलने के लिए तो हम उसको वेट बोलते हैं, पर वो एक्चुअली क्या है? मास। मास मतलब होता है मटेरियल कंटेंट। एक तरीके से मैं गिनने की कोशिश कर रहा हूं मेरे बॉडी के अंदर कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, उसका एक मेजर है। तो कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं मेरे बॉडी में? तो 63 kg। ये एक तरीका है नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स बताने का, 63 kg। और ये मास ही है जो क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट की स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है या एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है।
ठीक है, और इसी मास को हम मेजर कर दे। वैसे तो मास के बारे में आप स्टडी करोगे आगे कि मास हमेशा यूनिवर्स में क्या होता है, कहीं भी कांस्टेंट रहता है। चाहे मैं अर्थ पे रहूं, चाहे मैं पोल पे रहूं, चाहे मैं मून पे जाऊं, मेरे अंदर के एटम्स मॉलिक्यूल्स कम ज्यादा होंगे क्या? नहीं, उतने ही रहेंगे। तो इसका मतलब मेरा मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मास कांस्टेंट मतलब मास ही क्या है? इनर्शिया है। तो इनर्शिया आप किसी भी कोने में रहोगे तो भी आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। आपकी बॉडी सेम रेजिस्ट करेगी किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को या चेंज ऑफ स्टेट को। वैसे ही अभी अपन ने प्रीवियस क्लास में ये भी पढ़ा था कि फोर्स की वजह से क्या हो सकता है, सर्कुलर मोशन भी होता है। सर्कल में घूमते हैं, जैसे अर्थ जो है सन के फोर्स की वजह से किस तरह से घूम रही है? सर्कुलर मोशन में घूम रही है। तो उसका भी इफेक्ट दिखाई देगा आपको। तो उसका इफेक्ट मतलब क्या? देखो, जैसे मान लो कि कुछ इस तरह से अर्थ गोल घूम रही है सन के अराउंड, या फिर मान लो आप कुछ ग्राउंड का सेंटर है, सेंटर के अराउंड आप गाड़ी को टर्न करने की कोशिश करें। अभी देखो, आपके बॉडी को कैसे ट्रैवल करने की आदत है? तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में। सारे ऑब्जेक्ट कैसे ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं? या तो रुके हैं तो रुके ही रहेंगे, या ट्रैवल कर रहे हैं तो कैसे ट्रैवल करेंगे? एकदम एक कॉमेट की तरह। कॉमेट कैसे ट्रैवल करता है? मोस्टली एकदम स्ट्रेट लाइन में। तो आपकी बॉडी को कैसी टेंडेंसी है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने की। और आप क्या कर रहे हो? फ्रिक्शन का इस्तेमाल करके कार को इस तरफ झुका दिया। तो आपको पता चलेगा जब भी आप कार को लेफ्ट साइड में टर्न करोगे ना, आपकी बॉडी किस तरफ झुकेगी? आपकी बॉडी काउंटर बैलेंस करने के लिए राइट साइड झुकेगी। तो ये हमेशा आपको ऑब्जर्व होगा। क्यों? क्योंकि ये बॉडी का इनर्शिया है, बॉडी की टेंडेंसी है उसका मोशन मेंटेन करने की, स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन करने की। और स्टेट ऑफ मोशन किस तरह का था? स्ट्रेट लाइन में। तो बॉडी कोशिश करेगी कि स्ट्रेट लाइन में चलते रहे, पर आपने उस पर फोर्स लगाया, बेंड कर दिया, तो फिर आपको उसका रिएक्शन दिखाई देगा। इधर फोर्स लगा तो आप इधर झुकोगे। ये बिल्कुल सिमिलर है एक्सेलरेशन या फिर ब्रेक अप्लाई करने के जैसे। ब्रेक अप्लाई करने के बाद आप आगे जाते हो, जबकि एक्सेलरेट करने पे आप पीछे झटका लेते हो। वो किस वजह से हो रहा है? ये सारे फिनोमेना आपको दिखाई देते हैं इनर्शिया की वजह से। तो यहाँ पे हम ये सेकंड पार्ट खत्म करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। थैंक यू।